तो बच्चों ये है हमारा आज का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे आज हम। तो इसमें हमने अभी आपको एमसीक्यूज बताए थे, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताया था, डायरेक्ट हमने आपको उनके आंसर्स बताए थे। तो अब इसमें देखेंगे कि भी इनके आंसर्स विद रीजन के साथ, के सॉल्यूशन के साथ क्या होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू था, अब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई पेपर टफ था। देखो इसको टफ तो नहीं, हम जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, उनको पता होगा, या फिर उन्होंने रेस्पॉन्स भी दिया है कि भी उनका पेपर अच्छा गया है। मतलब इवन बच्चे की 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये भी नहीं कह सकते कि भी बहुत ही टफ है पेपर, लेकिन उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इस वे में बनाया कि उन्होंने लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश की। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने आपको बताया भी था। इस टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था कि भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि फॉर एन इंटरेस्टेड सीजीएसटी, इसमें आप हमारे एमसीक्यू वाले जो हमने प्रोवाइड की थी आपको एमसीक्यू वाली फाइल, उसमें आप देख सकते हो पीडीएफ में कि भी इस टाइप का क्वेश्चन था हमारा कि फॉर एन इंटरेस्टेड सेल द सीजीएसटी पेड बाय अ डीलर। तो इसमें सीजीएसटी पेड आपको पहले से गिवन किया है। तो सीजीएसटी कितना पे कर रहा है वो 120, कितने के आर्टिकल्स पर, 2000 के आर्टिकल्स पर। तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे कि भाई सीजीएसटी उसने कितना परसेंट दिया है। ठीक है, कैंसिल कर लो, देखो 0 0 0 2 6 12, तो 6% ये अगर दे रहा है सीजीएसटी, तो अगर ये सीजीएसटी 6% दे रहा है तो इतना ही वो एसजीएसटी भी देगा इंटरेस्ट रेट में। तो 6 और 6% कितना हो जाएगा टोटल 12%। क्या होगा इसमें जीएसटी होगी, किसने आपसे रेट ऑफ जीएसटी बोला, तो इसलिए इसका आंसर क्या था हमारा सी था। ठीक है, 12%। तो फर्स्ट वाले का आपको हमने सी बताया था 12%, तो वो इसलिए होगा 12%। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, और कोई भी अगर हमारे न्यू सेशन का बच्चा है वो भी इसको देख सकता है, तो वहाँ पर उसको भी नॉलेज मिलेगी इससे। अब देखेंगे हम सेकंड में कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बुक में डायरेक्ट है हमारे, और हमने आपको मार्क भी कराया था कि भी इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। तो जिन बच्चों ने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए होंगे ना, उसको ये पेपर टफ लगा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मली हर बच्चा करता है जिसने टेक्स्ट बुक की है। तो जिस बच्चे ने टेक्स्ट बुक की है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो है हमारे, जैसे आप सेलिना कर रहे हो या फिर एम एल अग्रवाल कर रहे हो या फिर कोई भी बुक कर रहे हो, लेकिन सेलिना को हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है तो वो बेस्ट बुक ही है, क्योंकि उसमें बोर्ड के क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सेकंड वाला देख रहे हैं कि भी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये पोलिनोमियल कह रहे हैं कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए किससे, x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। देखो या तो आप क्या कर लो कि पहले इसका निकालो रिमाइंडर, यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। तो देखो अगर x की वैल्यू 3 पुट करने पर इसका आंसर आ गया 0, फिर तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये इसका फैक्टर होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तभी ये बोल रहा है कि भाई क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो x की वैल्यू 3 पुट करो, आप कितना आ रहा है देखो। तो x की वैल्यू 3 पुट करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 3 3 9 3 27, यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर माइनस 2 3 6 प्लस 1। आप इसको सोल्व करो कितना आ रहा है देखो, आप इनको प्लस कर लो, पहले प्लस कर सकते हो। तो कितना आ रहा है हमारा 30 और 36 आ रहा है। 36 में से 6 माइनस कर दोगे आप, 30 आएगा, 30 और 1 कितना हो जाएगा 30। आप जैसे भी इनको प्लस माइनस कर रहे हो तो सॉरी 31 आएगा, क्योंकि आ रहा 36 में से 6 30 और 30 और 1 31 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर इसमें यहाँ पर 31 और मतलब 31 माइनस कर देते हैं, इसमें से 31 माइनस कर देते तो भी रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाता है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। ये 31 रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये रिमाइंडर 0 बचता, रिमाइंडर 0 कब बचता, जब यहाँ पर क्या होता हमारा 31 और माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 31 और माइनस कर देंगे इसमें, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो इसमें यही बोला था, बताओ क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -31 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आपने -31 सब्ट्रैक्ट किया वो तो ऐड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर -31 नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या 31। डी आंसर है इसका सेकंड का 31 प्लस का 31। तो ये इस टाइप से आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो डायरेक्ट आपसे नहीं बोला, इसमें हमने आपको बताया था कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सभी को पता है, बच्चे ने जिसने भी किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता है कि भाई इक्वल और रियल रूट्स कब आते हैं, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, बी के प्लेस पर है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का स्क्वायर -4, ए के प्लेस पर है पी और सी के प्लेस पर है आर। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसमें, किसके लिए, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसमें
इक्वल जीरोस के लिए, तो इक्वल जीरोस के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इस वाली कंडीशन में हमारे पास देखो ऑप्शन कौन सा गिवन किया है, तो देखो ऐसा ऑप्शन भी इसने डायरेक्ट नहीं दिया, इसने क्या किया है, देखो क्यू स्क्वायर वाला कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें, एक तो बी वाला ऑप्शन है हमारा, एक है हमारा सी वाला ऑप्शन जिसमें हमारा क्यू स्क्वायर है। लेकिन अगर हम सी वाले ऑप्शन को देखें और इसमें जो ये माइनस का क्यू है, इधर माइनस का क्यू देकर इधर लेके आए उसे, तो प्लस में हो जाएगा 4pr। तो इसमें बी वाला ऑप्शन ही हमारा क्या है, सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या गिवन क्या है, क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू 4pr। तो आप अगर इसको इधर लेके आओगे -4pr करोगे तो यही तो कंडीशन बनेगी हमारी, इसलिए बी वाला आंसर है इसका करेक्ट। ओके, अब देखते हैं इसमें हम इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिए इन्होंने, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो डायरेक्ट नहीं गिवन किए हैं। यहाँ पर ये कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा है कि भी बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भी ए है एंड ए स्क्वायर, कैसे कह रहा है कि भी ए स्क्वायर है हमारे पास 4x एंड यहाँ पर 0 एंड 4, ये बोल रहा है। अब क्या है इसमें कि इसमें कह रहा है कि भी x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अगर ये ए स्क्वायर है, यहाँ से भी अगर हम ए स्क्वायर फाइंड कर ले और ये वाला जो ए स्क्वायर है वो इसे ए स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम इसके एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। देखो अगर ये ए है और यहाँ पर भी ए गिवन किया होता तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है तो हम यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे आप, ए में ए की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, आपको मल्टीप्लीकेशन आता है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं आता तो आप हमारे लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको सभी नॉलेज मिल जाएगी अगर आप न्यू सेशन में अभी आए हो। ओके, तो जो न्यू सेशन वाले बच्चे हैं उसके लिए आपको पहले इसको देखना होगा। तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए, ए को ए में ही मल्टीप्लाई किया। अब करते कैसे हैं भाई, रो इंटू कॉलम करेंगे इसमें, ये 2 इंटू 2 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, ये हमने सभी आपको बता रखा है रूल। तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होगा, प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे 2 2 ज़ा 4 होगा, प्लस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पर नेक्स्ट, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0 होगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें रो इंटू कॉलम करें 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 2 4 हो रहा है यहाँ पर, और ये मिल गया हमें क्या, ए स्क्वायर। कितना आ रहा है देखो ए स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा भाई, ये भी ए स्क्वायर है और हमारा ये ऑलरेडी इसने ए स्क्वायर गिवन किया है। तो इसीलिए हम आपसे बोलते थे कि भी रटो मत क्वेश्चन को, कितने भी रटने की कोशिश कर लो, अगर रटोगे तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे आप। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो कहीं पर भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि ये चीजें हमने आपको बता रखी हैं सभी चीजें। देखो यहाँ पर x वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या है 8, ये a11 है, a11 के प्लेस पर देखो ये सभी इक्वल है अपने प्लेस पर, x के प्लेस पर क्या होगा ये 8 होगा, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ रही है इसकी 8 आ रही है। सिंपल यही तो करना है इसमें, बस एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। तो ये हो गया हमारा 8, इसका सी पार्ट है, ठीक है। फोर्थ का क्या था हमारा सी है, 8 आंसर है सिंपल। अब देखेंगे इसमें फिफ्थ पार्ट, तो देखो फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखो ये क्वेश्चन 9th वाले क्वेश्चन है, दे दिया हमें एमसीक्यू में, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बताया भी है कि भाई मीडियन गिवन की है और ये क्या है इवन ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से देखो ये इवन ऑब्जर्वेशन है 27 31 46 52, फिर यहाँ पर x और यहाँ पर x+2 x+4 सॉरी, फिर यहाँ पर क्या 71 और फिर क्या है यहाँ पर 71 के बाद 79 85 एंड 90। अब देखो ये 4 ऑब्जर्वेशन इधर 4 ऑब्जर्वेशन इधर, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है मीडियन क्या होता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है इवन वाले ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि इवन वाले ऑब्जर्वेशन में क्या फॉर्मूला लगाते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए। किसमें, जब इवन ऑब्जर्वेशन होते हैं। मीडियन इसने पहले से गिवन किया है 64, मीडियन इसका कितना है 64 है। n/2th टर्म क्या होगी, देखो n कितना है टोटल 10 है, 10 का हाफ फिफ्थ टर्म, देखो ये इसका फिफ्थ टर्म x और ये इसका क्या सिक्स्थ टर्म, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल आंसर हो जाएगा। कैसे, या तो आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, भाई इसको 2x करो आप +4 और डिवाइड बाय 2, यहाँ से दोनों से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो आप x+2 मिलेगा आपको डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा 64। तो यही बातें हमने आपको पहले से ही बता रहे थे कि भाई आप कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है, देखो अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की नहीं है, तो आप कितना भी कॉन्सेप्ट सीख लें फिर भी आपको कोई काम का नहीं है।
तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, और अगर आप टेक्स्ट बुक ही कर लेते हो अपनी, तो वो सफिशिएंट होती है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सोल्व करना भी तो आना चाहिए कि भी लिखेंगे तो समझ के तो गए आप, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो उसे, तो उसका कोई फायदा बेनिफिट नहीं मिलता है आपको। इसलिए इसका आंसर आ रहा था 62 सी। इसमें आ रहा है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या आ रहा था हमारा, सी आ रहा था आंसर 62। ओके, ये है हमारा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट इसका। अब देखो इसमें क्या है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने आपको डायरेक्ट रिवीजन वाले में बताया था कि भी अगर कोलिनियर वाला केस दे दे वो पॉइंट्स में, तो हम कैसे इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो उसमें वैल्यू आपको अननोन करके बता रहा था यहाँ पर, लेकिन इसने एक और टफ कर दिया, जैसे कि भी इसमें कह रहा है कि वैल्यू ऑफ y फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x। तो ये चीजें इसने न्यू डाली है इसमें, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन इसमें सिंपल देखो, अगर टू अननोन्स है ना और इक्वेशन एक ही है, तो भाई उसमें आपका रिलेशन ही बनता है हमेशा एक्स और वाई में। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ, एक्स और वाई में रिलेशन, फिर वाई की वैल्यू बता दो इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसका मीनिंग ही क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हमने वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे लाइन वगैरह में, उसमें हमने किए हैं। तो अब देखो यहाँ पर ए बी सी, तो आप ए बी से क्या निकालो, स्लोप निकालो। और स्लोप जो ए बी का स्लोप होगा वही हमारा किसका होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी कह लो, या फिर ए सी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। स्लोप ऑफ बी सी के, क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। कोलिनियर मीन्स एक लाइन, और एक लाइन का स्लोप हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ए बी का स्लोप y2 माइनस वाई वन, ये तो करते हैं हम। y2 की वैल्यू अगर हम इसको लेट कर रहे हैं y2, इसको y1 लेट कर रहे हैं, तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू में यहाँ पर y2 माइनस वाई वन, माइनस फाइव, और माइनस और फिर ये माइनस टू डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, माइनस टू माइनस वाई और डिवाइड बाय थ्री माइनस एक्स इक्वल्स टू में क्या होगा, यहाँ माइनस फाइव और माइनस माइनस प्लस टू डिवाइड बाय वन। यहाँ पर माइनस टू कॉमन लेंगे हम, सॉरी माइनस वन कॉमन ले लेंगे अगर हम, यहाँ पर टू प्लस वाई आएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, थ्री माइनस एक्स इक्वल्स टू में माइनस थ्री डिवाइड बाय वन। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस से माइनस साइन कैंसिल किया, यहाँ पर टू प्लस वाई हो गया थ्री, तो यहाँ पर हो गया टू प्लस वाई, और ये थ्री माइनस एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री से। अब यहाँ पर ये टू प्लस वाई, थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री थ्री से नाइन माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो टू को अगर इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर टू माइनस का हो जाएगा, और नाइन माइनस टू हो जाएगा सेवन, सेवन माइनस थ्री एक्स। इसलिए इसका आंसर क्या है, डी आंसर है इसका। सिक्स वाले का क्या आंसर हो गया हमारा, डी आंसर हो गया। ये आ रहा है हमारा वाई की वैल्यू सेवन माइनस थ्री एक्स। ये बताना था सिंपल आपको बस। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, ओ सेवन, सॉरी सेवन क्वेश्चन बिल्कुल न्यू टाइप में गिवन किया है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर आप देखो ध्यान से, कैसे करोगे आप कि भाई ये 60 है और ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 90 है, और यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर क्या है ये y, और यहाँ पर ये 5। अब देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे टाइम इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वही टाइम इंक्रीज करेगा। तो ये क्या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसका रेशियो, इनका रेशियो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो आप इनका रेशियो क्या ले सकते हो, इक्वल ले सकते हो। अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ से कैंसिल करोगे, यहाँ पर 30 डिवाइड बाय वन, यहाँ पर 90 डिवाइड बाय एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इधर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 90 डिवाइड बाय 30 कैंसिल कर लो, एक्स की वैल्यू तो 3 आ रही है। इस टाइप से करते हैं इसको। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर y की वैल्यू चाहिए तो अब इसे कंपेयर कर लेंगे। देखो 90 अपॉन एक्स से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू पुट करोगे तब आपको बेनिफिट होगा, या फिर डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लो, जो भी एक वैल्यू नोन है हमारी, मतलब इसी को हम क्या कह सकते हैं, 60 अपॉन टू को हम 30 अपॉन वन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको कैंसिल कर रहे हो आप 30 अपॉन वन, और इक्वल्स टू में y डिवाइड बाय फाइव। फाइव को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 150। तो y की वैल्यू कितनी होगी 150, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 150। इसका आंसर है हमारा डी। सेवंथ वाले का क्या आंसर है, डी आंसर है, सिंपल। अब देखो ये जो एट्थ वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें बच्चों ने सोल्व किया होगा तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो अगर हम इसके टर्म्स देखें, वन अपॉन ए प्लस वन एंड वन अपॉन ए प्लस टू एंड सो ऑन, ठीक है, इस टाइप से है। ये कह रहा है कि इज, ये क्या है हमारे पास, तो इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो वैसे मोस्टली बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर है ही, तो यहाँ से देखेंगे हम इसमें क्या है हमारे पास। फर्स्ट टर्म क्या है, वन अपॉन ए, कह रहा है कि सेवन टर्म बताओ। अब सेकंड टर्म में देखो प्लस वन है, थर्ड टर्म में प्लस टू है, तो ऐसे अगर वो सेवन टर्म होगा तो उसमें क्या होगा, बस प्लस सिक्स होगा,
सिंपल इसका आंसर ये लगा सकते हो आप। वैसे आप सोल्व करोगे तो पहले आप निकालो डी। डी कैसे निकालोगे? डी कैसे निकालते हैं हम? ए टू माइनस ए वन, ये टर्म कैंसिल हो जाता है, डी की वैल्यू आती है 1। अब सेवन टर्म निकालो आप, ए सेवन क्या होता है? ए प्लस 6d होता। तो देखो ए की वैल्यू 1/a है, 6d की वैल्यू 1 है, आगे ना ये आंसर 1/a प्लस 6। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर, एट्थ का ए होगा आंसर। तो ये हमारा सिंपल एट्थ का ए। अब देखेंगे अगर इसमें नाइन्थ वाला क्वेश्चन, देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन। तो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें कि सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स। तो ये शेयर डिविडेंड का सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि सम कितना इन्वेस्ट किया 15 शेयर्स खरीदने में एक कंपनी के, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास? नॉमिनल वैल्यू शेयर की 75, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो डिस्काउंट पर चल रही है 20%। तो आप इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड कर लो। 20% डिस्काउंट अगर इसमें से माइनस कर दे तो डायरेक्ट आप इसका 80% फाइंड कर सकते हो। ये आपको ट्रिक बताई थी हमने जीएसटी में कि डायरेक्ट अगर हम इसका 20% कम करना है तो इसका 80% निकाल दो, ये कैंसिल कर लो, ऐसे कर लो, या फिर पहले आप इसका 20% फाइंड करो फिर इसमें से माइनस। या फिर इसको हम डायरेक्ट देखो इसी में ही सोल्व कर सकते थे कि भाई आपको सम इन्वेस्ट बताना है कि भाई सम कितना इन्वेस्ट किया है इसमें। तो सम इन्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? भाई नंबर ऑफ शेयर 15 है और यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? यही है, इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 10। देखो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करने से यही डिसएडवांटेज है कि भाई आपको पहले कैलकुलेशन करनी है फिर इसी को मल्टीप्लाई करना। अगर वैल्यू कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल करो ना। जैसे यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? 5 से कर लो, 5 3 जा 5 2 जा 2 से इसको कैंसिल कर लो 4। अब देखो 75 4 जा कितने होते हैं? 300 हो गए हमारे, 75 75 150, और ये हो गया हमारा 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर कितना था? 900 डी। ये क्या है हमारे पास? नाइन्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी 900। ओके, तो ये है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था कि भाई इनमें डिफरेंस पता कर लेना, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और मीडियन का क्या होता है? सेंट्रोइड होता है इन चीजों में। लेकिन इसने क्वेश्चन यहाँ पर फिर घुमा दिया क्या? इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि भाई सरकम सेंटर किसे बोलते हैं। ये कह रहा है कि भाई सरकम जो सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो उसके साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है या फिर उसके वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। किससे होता है? तो देखो अगर ये सरकम सेंटर है तो आपने यहाँ पर ये वो सेंटर है जिससे आप वो सर्कल बना सकते हो, ऐसा सर्कल बना सकते हो जो इस क्या करे? इस ट्रायंगल के सभी वर्टिसिस से पास होकर जाए। तो अब कॉमन सेंस ये भी तो कहता है कि भाई अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये सभी क्या है? रेडियस ही तो होंगी, और ये रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगी। तो इसीलिए ये क्या होता है? वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है क्या? सरकम सेंटर। तो ये है इसमें बी आंसर इसका, इसलिए डायरेक्ट बी है। तो इसको अगर किसी बच्चे ने अच्छे से समझा होगा तो डायरेक्ट बी लगाया होगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अब ऐसे ही है हमारे पास इसका 11th पार्ट। 11th वाले पार्ट में क्या कह रहा है? 11th वाले पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो तो पहली आइडेंटिटी है ये हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो 1 होता है। लेकिन जो सेकंड वाली बात कही है इसने, स्टेटमेंट सेकंड है, उसमें जो आइडेंटिटी गिवन की है वो गलत है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1, लेकिन इसने क्या गिवन कर दिया? प्लस। तो इसलिए फर्स्ट वाला तो सही है हमारा, सेकंड वाला गलत है। तो ओनली क्या वैलिड है इसमें? फर्स्ट। तो इसलिए इसका आंसर क्या? ओनली 1। ये इसका 11 सॉरी। अब देखते हैं 12th पार्ट। अब देखो इसमें 12th वाले में, 12th वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है सर्कल वाले में। अगर आपने सर्कल बुक के क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा आपने। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है। बस इसने क्या किया? एक लाइन पैरेलल बना दी इसने। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर वो कुछ भी गिवन करता है तो बस ये आपके लिए हिंट होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपको वो बता रहा है कि भाई इसका यूज जरूर होगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर इसने बोल दिया 80, ठीक है, टी बस ने 80 बोल दिया, एस है हमारे पास, ये टी है और ये है क्यू। अभी आपसे क्या बोल रहा है कि भाई एंगल क्यू एस टी बताओ, ये वाला एंगल बताओ। तो देखो साफ साफ चल रहा है कि भाई ये एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल। क्यों? क्योंकि ये क्या? अल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन ये एंगल कितना होगा? क्या आप इसे फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये दोनों क्या है? टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल। और टेंजेंट इक्वल होते हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे हमारे। ये 80 है तो ये 50-50 के होंगे। अब आप इन्हें फाइंड कर ही सकते हैं। इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, एक्स प्लस एक्स 80, वही रूल करके आप इनको 50-50 कह सकते हो, क्योंकि 50-50 100, 100 प्लस 80 180, तभी तो होगा। ये 50 तो ये 50 है, सिंपल। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। डी। तो अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो फिर ये वाले क्वेश्चन टाइम नहीं लगने देते हैं बिल्कुल भी। इनमें टाइम लगता ही नहीं है, तो देखते हुए चल जाता है अभी इसका आंसर क्या होगा।
तो बस ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि भी आपने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अगर आप 4 क्वेश्चन करके ये सोचो कि भी यही क्वेश्चन आएंगे और हम कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक का करना है। अगर आप स्टार्टिंग में अभी अगर आप न्यू सेशन में आए तो आपको ये बात तो मन में ठान लेने की भी हमें क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन करना है, चाहे वो इजी है कितना भी इजी है, उसका हर एक क्वेश्चन हमें टेक्स्ट बुक का अपने हाथ से करना है, तभी आप क्वेश्चन पेपर कर पाओगे, वरना आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, जैसा कि बच्चों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 13 में असर्शन असर्शन कह रहा है कि डाई इज थ्रोन वंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अगर डाइस को थ्रो करते हैं भी सैंपल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको बताया अभी तक भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भी इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, लेस देन ये और वो, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर इसने लैंग्वेज में क्या कहा कि भी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी इसने बताई 2/3। लेकिन अगर आप इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 2 4 6 की, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, इवन नंबर्स कितने हैं 3 1 2 3, 3 नंबर से आउट ऑफ 6 में से तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3, लेकिन 1/2 आ रही है, लेकिन ये कह रहा है कि 2/3 आएगी। तो ये बात गलत हो गई हमारी असर्शन वाली। तो असर्शन क्या हो गया सर, गलत हो गया, रोंग हो गया। एंड रीजन अगर देखें कि सैंपल स्पेस फॉर इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर का सैंपल स्पेस बनाए, इवन नंबर में 2 4 6 ही होते, तो ये बात सही है, रीजन सही है। तो इसलिए यहाँ पर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी आंसर है 13 का। ओके, अब देखेंगे इसमें हम 14th वाला देखो। 14 में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। जो पेपर का सीट है वो उसके डायमेंशन है 11 7 7 11 कह सकते हो। अब इसको फोल्ड किया गया है, एक बार भी ऐसे फोल्ड कर दो इसको, ठीक है, 11 के लॉन्ग, एक बार 7 के लॉन्ग कर दो। लेकिन अगर ये सिर्फ CSA का ही क्या बोल रहा है, इसके CSA का ही सरफेस एरिया बोल रहा है। अब हम ये हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि पेपर है, अब इस पेपर का आपको CSA चाहिए, तो इसी का एरिया ही तो इसका CSA बनेगा। आप इसको ऐसे फोल्ड करो या फिर ऐसे फोल्ड करो, तो बस इसका एरिया इस केस में भी सेम रहेगा CSA, इस केस में भी क्यों रहेगा, देखो मान लेते हैं भी इस केस में अगर आपने से 11 के अलोंग क्या किया है, फोल्ड किया है, तो भाई ये जो 2 पाई आर है इसकी कितनी होगी, 2 पाई आर 11 होगी। हम रेडियस लेते नहीं है, हाइट कितनी होगी 7। अब इस वाले केस में कि भाई इस वाले केस में ये 2 पाई आर कितनी होगी, सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर कितनी होगी, ये कितनी होगी 7। और इस वाले केस में ये वाली जो लेंथ है इसकी होगी 11। और हमारा CSA होता क्या, 2 पाई आर इंटू H। तो अगर आप 2 पाई आर की जगह 11 और इसकी जगह 7 लोगे तो 11 इंटू 7 आ रहा है। और यहाँ पर भी 2 पाई आर इंटू H, तो फिर आप यहाँ पर पहले 7 ले रहे हो फिर 11 ले रहे हो, बात तो सेम ही है भाई। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है 1:1। तो अगर जिसने भी ये बात समझी होगी तो बिल्कुल भी उसे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रही होगी। और जिसने भी हमारे इसका फॉर्मूला जो हमने कैसे ड्राइव करते हैं वो वाली वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो बिल्कुल भी उसे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रही होगी, क्योंकि इसके फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे हम इनको याद रख सकते हैं, कैसे ड्राइव कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूले इस तरीके से रट जाएंगे कि भी आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर भूल भी जाते हो तो अपने आप से ड्राइव कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। तो इसलिए इन क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो रटो मत आप मेंसुरेशन वाले, पहले इनको समझो, फिर आपको वो इजीली लर्न हो जाएंगे। और बस आपको क्वेश्चन लगाने हैं और वो हमेशा आपको याद रहेंगे। अब देखेंगे इसमें 15th पार्ट में बच्चे कंफ्यूज रहे हैं कैसे, भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ABC, इसमें कह रहा है कि भाई ABC जो ट्रायंगल है वो PQR के क्या है, सिमिलर है, PQR के सिमिलर है। और फिर इसने क्या बोल दिया, PQR के सिमिलर, फिर इसने बोल दिया कि भाई AD एंड PS आर बाइसेक्टर, और इसमें AD और PS क्या है, बाइसेक्टर। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भी अगर ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, PQR के, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, जैसे A एंगल P के इक्वल, B एंगल Q के इक्वल, एंड सॉरी यहाँ पर 2 मार्क लगाएंगे, और C एंगल R के इक्वल। अब ये एंगल्स इक्वल है, फिर कह रहा है कि भाई अगर AD को देखा जाए, अब AD क्या है, बाइसेक्टर है, मीन्स इस वाले एंगल का बाइसेक्टर की ये x, ये भी x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये x और ये भी x ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर A और P इक्वल है, एंगल A और एंगल P क्या है, इक्वल, तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा। अगर इस पूरे एंगल को हम क्या कह रहे हैं भाई 2x कह रहे हैं, तो इनका जो हाफ होगा वो भी तो x होगा, x कह सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग इसमें B वाला ही सबसे करेक्ट आंसर है। क्यों है B वाला, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि ABD और PQS, यहाँ पर PQS सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसको इक्वल, एनी टू एंगल इक्वल होते ही हमारा क्या हो जाता है,
ये सिमिलर हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, ट्रायंगल ए बी डी इसके सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एस के। तो बस इसका है हमारा बी आंसर, सिंपल। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपने क्या किया अभी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है, तो सिंपल ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी थ्री मैट्रिसेस हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करनी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, सी से कंपेयर कर लो। ए हमारे पास क्या, ये मैट्रिक्स ए, एक्स 1 0 1 एंड यहाँ पर क्या है 4 4 0 एंड यहाँ पर क्या है वाई एंड 1, और सी की वैल्यू क्या है 4x, यहाँ पर क्या है 0 1, ये है बस सिंपल। अब करो इसमें क्या, ए बी को मल्टीप्लाई। तो अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो इनटू कॉलम करेंगे डायरेक्ट, रो इनटू कॉलम करो इसमें, ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो करते हैं, फर्स्ट कॉलम ए वन वन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो रो हमें क्या होने लेनी होती है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से और कॉलम सेकंड से। तो एक्स की वाई 4 में करेंगे तो 4x प्लस 0 की वाई में करोगे 0, तो ये सेकंड एलिमेंट आ जाएगा A1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट A1 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो यहाँ आएगा हमारा 0। तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम करेंगे 1 इंटू 4 4 और प्लस 1 इंटू वाई वाई। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये वाला एलिमेंट है हमारा A2 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम A2 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, ये आ रहा है। और ये ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, देखो बिल्कुल इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल आ रहा है, 0 इसके इक्वल आ रहा है, ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसके मीन्स 4x किसके इक्वल होगा 4 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर 4 प्लस वाई किसके इक्वल होगा x के, लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 4, वाई की वैल्यू आ रही है हमारी -3। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -3। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसमें सेकंड वाला पार्ट इसका। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन सिंपल सी बात है, तो कह रहा है कि एक सिलेंडर को इसने अगर इसके लेंथ के अलोंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, तो इसका डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखो कि भाई अगर ये सिलेंडर है और इसको 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है इसके हाइट के अलोंग कट करके, ऐसे कट करके, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आपको दिख रहा है। तो अगर ये कह रहा है कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो देखो अगर हम ध्यान से देखें कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, ये सॉलिड है, इसका मतलब ये ऊपर से ही बंद है, तो इसका सरफेस एरिया निकालो। लेकिन अगर इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ठीक है, अगर इसको क्या किया गया है, इस टाइप से डिवाइड किया गया है कट करके, तो यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल्स जो बन रहे हैं ना, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई एक तो ये वाला जो एरिया आ रहा है इसमें, ठीक है, ये वाला एरिया आ रहा है, समझ रहे हो आप, ये वाला एरिया आ गया इसमें एक तो, ठीक है, एक तो ये वाला एरिया आ गया, ये जो सरफेस है इसका, और ऐसे ही इस वाले का आ गया जो इधर वाला है इसमें। वरना तो ये बाहर का एरिया और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये तो बिल्कुल इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसके बोथ सरफेस का अगर आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि इसके बोथ सरफेसेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, और इसमें ऐड कर दो रेक्टेंगल का एरिया। बस ये रेक्टेंगल का एरिया होगा कितना, ये रेक्टेंगल कितना होगा, इसकी लेंथ अगर कितनी गिवन किया हमें 10, लेंथ गिवन की है 10, और ये डायमीटर कितना है, डायमीटर है 7, तो 7 इंटू 10। लेकिन ऐसे 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक इसमें एक इस वाले में, इसके इस वाले जो ये हाफ पोर्शन है इसमें भी तो एक, समझ रहे हो ना आप, तो इसलिए इसमें ट्वाइस ऑफ ये वाले दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन 7 इंटू 10। बस यही क्या हो जाता है, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता। तो 2 पाई के प्लेस पर 22/7 यूज करना है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 7/2 होगी, क्योंकि डायमीटर 7 बोल रहा है वो, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, और हाइट क्या है हमारी 10 है, और 10 प्लस रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ, 7 का हाफ, ओके। यहाँ पर 72 से कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे, और अब इसमें कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो रहा है हमारा 22। अब ये 7/2 को हम 3.5 भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सोल्व कर लो, 20 प्लस 7 27 डिवाइड बाई 2 होता। देखो ये बेनिफिट है एलसीएम लेने का, क्यों,
यहाँ पर जो अगर वैल्यू बच रही है वो कैंसिल हो रही है, 11 इंटू 27 प्लस 140, ये हो रहा है हमारा सिंपल। 11 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 297 आएगा, प्लस 140 और ऐड कर दो तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 9 और 4 13 का 3 1 कैरी 9 2 और 1 3 और 4, तो हो जाएगा 437 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है दोनों हाफ का, तो बस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में बी में इसमें क्या करने हैं, मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए बस आपको क्या करनी होती है, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है 30 के साथ, क्योंकि 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका एरिया बताना था। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाता है सिंपल। तो ये था इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। अब अगर हम इसमें देखें इसका ही थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट बोले इसमें, देखो इसका थर्ड पार्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन बोल दिया इसने 15 30 60 120 एंड सो ऑन, ये जीपी है। फाइंड nth टर्म, तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि अगर वो nth टर्म बोले फाइंड करने के लिए तो n के ही टर्म्स में आपको बताना है, n के प्लेस में n नहीं रखना, छोड़ देना है ऐसे। इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, अभी कैसे निकालते हैं nth टर्म जीपी में, a r टू द पावर n माइनस 1। a की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको 15 है, r की वैल्यू a2 डिवाइड बाय a1 करते हैं इसमें, तो आती है हमारी 2। आर की वैल्यू क्या आती है 2, क्योंकि 15 30 को 2 टाइम्स में डिवाइड करता, यही इसका आंसर होता, बस ऐसे ही छोड़ देते आप, तो ये इसका आंसर हो जाता nth टर्म। अब बी में क्या कह रहा है कि भी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम 945, तो ये कह रहा है कि अगर इसका सम इसने पहले से बोल दिया कि 945 कितने टर्म्स लें कि उनका सम 945 आए। एन फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 इक्वल्स टू में 945। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी 15, आर हमें पता है 2, और 2 टू दी पावर कितनी करनी है आपको n माइनस 1 अपॉन में r की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 945। ओके, तो अब अगर हम इसमें देखेंगे भाई 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 टू दी पावर n माइनस 1 और यहाँ पर 945, ये तो 1 हो जाएगा, और 15 क्या करेंगे डिवाइड, 15 इसको कैंसिल कर लो, 2 टू दी पावर n माइनस 1, 15 6 90 होते हैं, और 4 करेंगे तो 15 3 45, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 63 में, तो हो जाएगा 64, और 64 2 टू दी पावर कितना है 6 है, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 होता है हमारा 32, और ये ठीक है, तो n की वैल्यू जाएगी 6। बस ऐसे कंपेयर करके n की वैल्यू बतानी थी इसमें, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 6। इसमें 6 टर्म्स को अगर आप ऐड करते हो तो सम कितना आएगा 945 आएगा। अब देखते हैं इसका, ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, कह रहा है कि फैक्टराइज दिस। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फैक्टराइज, ये आपको बताया था कि भाई ऐसा क्या लग जाती है, आइडेंटिटी यूज हो जाती है। तो वही बात है कि भाई जिस बच्चे ने बुक के क्वेश्चन किए ना उसको बहुत ही कम ही प्रॉब्लम आ रही होगी क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये क्या है कि भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए भी बोल सकते हो या फिर ए बी को बीच में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं, तो इसके फैक्टर करते हैं हम कैसे, इसके फैक्टर कर देते हैं हम ए प्लस बी मीन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ए स्क्वायर, क्योंकि ए हम किसको ले रहे हैं साइन थीटा क्योंकि इसका क्यूब है, और बी किसको ले रहे हैं कोस थीटा क्योंकि इसका क्यूब है। यहाँ पर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस ए भी कर दे तो यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा, बस सिंपल ये। ओके, अब यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अगर इसी का ही यूज हम क्या करें, इसको प्रूव करने में करें, किसको, ये वाली साइड ले लेते हैं हम इसमें LHS साइड है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड में क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर क्या कर सकते हो प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे आप, या फिर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिख देते, तब इसको इसके सिंपल फैक्टर क्या हो जाते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर इसकी जगह होता है 1 माइनस में साइन थीटा। अब इसको 1 प्रूव करना है तो आप इसके प्लेस पर क्या रख सकते हो, ये वाली वैल्यू रख सकते हो, इसी वैल्यू को यूज करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस
साइन थीटा कोस थीटा, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया है भाई, इसको 1 कर दिया। ओके, नीचे क्या है इसके, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। अभी साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर बच रहा है सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया प्रूफ। यही करना था मैं, 1 प्रूफ हो गया, RHS में 1 लाना था, 1 हो गया प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये करना था इसमें, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं इसलिए इनमें चॉइस नहीं है, तो ये तो आपको करने ही होते हैं आपको। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड वाला पार्ट सर्कल से है, और ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, देखो सर्कल वाले क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन एंगल वाला है तो आप उसको इजीली कर पाओगे अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज समझ रखी हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बुक में तो नहीं है, लेकिन है तो वही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही है। देखो कैसे, तो इसलिए क्वेश्चन को आपको समझना है, रटना नहीं है। अगर समझोगे तो कहीं पर भी आप धोखा नहीं खाओगे और इजीली कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो अगर आपने समझा है क्वेश्चन। लेकिन रट के जाओगे तो भाई प्रॉब्लम आनी है आपको, और आप सभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू गिवन की है, इसका सेंटर है हमारे पास, इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, Q P N S। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर T है, और यहाँ पर क्या है, ये R। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास N। अब अगर हम इसमें देखें कि भी क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है एंगल OQM। OQM बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, OQM। हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, एग्जाम में आपको गिवन लिखना होता है तब फाइंड करना होता है आपको, ठीक है। गिवन जो फाइंड करना होता है वो फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको कि भाई OQM ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है हमारा 90 माइनस 42, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन क्या होता है, 90 एंगल होता है, ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाता, ये हो जाता हमारा 48, ये वाला एंगल हमारा 48 होता OQM। अब ये कह रहा है कि आगे QNS बताओ, एंगल QNS, तो फर्स्ट वाला तो ये होता है, सेकंड वाला क्या होता है इसका, बी में QNS। कहाँ है QNS, ये रहा QNS, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। कैसे बताते बताओ, आपने कैसे किया। तो अगर इसमें हम देखें कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी क्या, कोड एंड टेंजेंट, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है ये प्रॉपर्टी भाई क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉपर्टी है ही यही। तो क्या है, कोड और टेंजेंट के बिटवीन वाला एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल आता है, तो ये होता है हमारा 42, ये वाला सिर्फ। और ऐसे ही अगर ये 25 है, ये भी कोड और टेंजेंट के बिटवीन एंगल है, तो ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल, ये भी होता है हमारा 25। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 67 ही आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा 67 एंगल कंप्लीट। अब ये इसमें सी में क्या बोल रहा है कि भाई एंगल QOS बताइए, QOS। अब ये सेंटर बनने वाला एंगल है, ये सर्कमफ्रेंस पर, तो ये जितना होगा उसका डबल ही होगा। तो अगर ये 67 है तो इसका डबल कर दो, कितना आ रहा है 714, और ये आ गया 134, तो 134 आता हमारा है QOS। फिर कह रहा है QMS बताओ, QMS ये वाला एंगल बताओ कितना होता है, QMS बताओ कैसे किया आपने QMS। तो ये तो भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 67 है तो ये 180 माइनस 67 होगा, तो 180 माइनस 67 कर देते आप, इसमें कितना आंसर आ जाता हमारा, ये आ जाता 113, ये तो होता हमारा 10 में से 7, ठीक है, ये होगा हमारा 113, तो QMS एंगल होता हमारा 113, ये आंसर आ रहे होते हैं आपके, समझ गए आप, सिंपल। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ऐसे ही अगर हम इसमें थर्ड पार्ट की बात करें, इसके थर्ड पार्ट की, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये ग्राफ शीट से है, और ये कह रहा है कि ग्राफ शीट में टेक 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेना है आपको, सिंपल, तो आप इसमें ले सकते थे 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट। फिर ये कह रहा है कि भाई 0,3 को रिप्रेजेंट करो, 0,3 को रिप्रेजेंट करो। अगर हम इसमें 2 इसमें 3 4 ले रहे हैं, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ले रहे हैं, यहाँ पर ये 1 2 3 ले रहे हैं, एंड यहाँ पर ये -1 -2 -3 ले रहे हैं। अभी कह रहा है कि भाई आप 0,3 कहाँ पर होता है, 0,3, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, तो वाई एक्सिस पर होता है हमारा 0,3 ए पॉइंट, ये हमारे पास ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट कहाँ है, 2,1 ये होता है हमारे पास बी पॉइंट 2,1। फिर होता हमारे पास सी पॉइंट 4,-1 ये होता है हमारे पास सी पॉइंट 4,-1। ओके, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं। अभी कह रहा है कि रिफ्लेक्ट पॉइंट बी एंड सी इन वाई एक्सिस, बी और सी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो।
इसी का रिफ्लेक्शन अगर वाई एक्सिस में करते तो ये पॉइंट इधर आ जाता हमारा बी डैश, कितना हो जाता -2 एंड 1। और इसी को भी अगर हम सी को करते तो ये सी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हमारा -4 -1, ये हो गया हमारा सी डैश, अगर हम इसको सी डैश ले रहे हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्लॉट एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश एंड सी डैश, ये बी डैश और सी डैश के कोऑर्डिनेट हो गए अगर हमने इसे वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दिया। अभी कह रहा है कि रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द लाइन बी बी डैश, बी बी डैश कहाँ बनेगी हमारी, ये रही बी और बी डैश। इसी लाइन में अगर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये 2 डिस्टेंस है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर, तो इधर ही 2 यूनिट डिस्टेंस पर इधर आ जाता सिंपल। तो ये कितना हो जाता हमारा ए डैश, कितना हो जाता 0, ओके। बी बी डैश में हमने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड नेम इट्स इमेज एस ए डैश, ए डैश क्या होगी 0, -1 हो गई। अब कह रहा है कि प्लॉट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए डैश के को प्लॉट कर दिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्वाइन द पॉइंट ए बी, ए से बी को ज्वाइन करो, ए बी, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये कह रहा है कि इसे ज्वाइन करने वाली जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, नेम द क्लोज फिगर सो फॉर्म, अभी क्लोज फिगर जो बनी है इसका नेम बताओ। तो भाई ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल भी होंगे, तो ये क्या होगा हमारा। तो इस केस में अगर ये देखो ये भी इक्वल है हमारे पास, डायगोनल्स भी इक्वल है, और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलेंगे। अगर ये हमारे क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इस केस में डायगोनल्स भी इक्वल है। 2 और 2 4 यूनिट है, ये भी 2 और 2 4 यूनिट, ये हमारा डिस्टेंस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो ये हमारे पास स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। तो बस इस टाइप से ये होता है इसका क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप इसमें देखिए भी आपने किसको कैसे सोल्व किया है, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।